Hello students, um, this is our lecture 40, 41 and 42 and it is about how to write the research paper or how to write a scientific paper. As you know, um, in your studies and your upcoming studies or even when you graduate, so there is a need of writing a research paper or writing scientific paper is there. So you may know how to write a research paper. For example, if you are having a final year project, so it is very necessary to know how to write a paper out of your final year project. This is the first part. First of all, uh, we see what we have to do in this lecture about the research paper and what are our learning targets. The first one is how to choose a topic because the topic is very important. Um, the topic must be relevant to your field, or if it is not relevant to your field, there are two different categories. Um, how to write a thesis or introductory statement, understand the difference between um, plagiarism and acceptable plagiarism, learn how to use parenthetical notation, bibliography, and proper format. So we will cover all these aspects. सबसे पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली जो रिसर्च वर्ड है वो आया कहाँ से। ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड था सर्चर और जिसका मतलब था टू सीक और सर्च और अगेन प्रीफिक्स अगर हमने री लगाया तो इसका मतलब रिसर्च. So it is defined as intensive search with the purpose of becoming certain. It is a systematic investigation into reality to gain knowledge. रिसर्च का हमेशा ये से मतलब रहा है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो अवेलेबल है तो उसके बारे में इतना नॉलेज और रखना कि वो सर्टेन हो जाए, रिसर्च कहलाती है. अब स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली इसका, पहले हम इसको स्ट्रक्चर वाइज डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि पहले इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन सी चीज़ें मैंडेटरी हैं. इट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च पेपर. अच्छा, जो रिसर्च पेपर है उसके जो कुछ मेन पार्ट्स हैं और फिर उन्हीं मेन पार्ट्स को अगर मैं सब डिवाइड कर दूं तो फिर उसके कुछ जो है वो सेकेंडरी पार्ट्स आते हैं. जो मेन पार्ट्स हैं उसमें सबसे पहले आपके पास इंट्रोडक्शन है, फिर बॉडी ऑफ द होल पेपर है, फिर कंक्लूजन है. इसके अलावा फिर अगर आप इसको, ये तो हो गए ये यानी जो मेन पार्ट्स आपने देखे हैं ये उसके जो एक प्राइमरी पार्ट्स हैं वो हैं. इसी को अगर मैं मज़ीद एक्सपेंड करूं तो वो इन सब पार्ट्स में डिवाइड 9 आपको नज़र आ रहे हैं. एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है ये भी हम डिफाइन करेंगे. इंट्रोडक्शन होगा, लिटरेचर रिव्यू होगा, मेथडोलॉजी होगी, रिजल्ट्स होंगे, डिस्कशन होगी, कंक्लूजन, रेफरेंस और अपेंडिसेस. अच्छा, एक बात थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, हम अभी जो भी ये रिसर्च या साइंटिफिक पेपर को डिस्कस करेंगे, मैं जो हूँ उसके अंदर जो बेसिक एग्जांपल लूँगा वो आप लोगों का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लूँगा. रीज़न ये है कि बिकॉज इट इज़ मैंडेटरी टू राइट अ रिसर्च पेपर एट द एंड ऑफ योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट.
सो यू मस्ट नो कि किस तरह से उसको लिखना है। और अच्छी बात है अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, सो यू कैन राइट इजीली योर रिसर्च पेपर। Then um, then it is structure of the research paper. uh, स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो बेसिकली सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एब्स्ट्रैक्ट। और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? टू ब्रीफली इंट्रोड्यूस द रीडर टू द एम्स ऑफ स्टडी, द मेथडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड द फाइंडिंग्स। अच्छा, किसी भी रिसर्च पेपर में जो एब्स्ट्रैक्ट का रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। um, और उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रीफली इंट्रोड्यूस आप करते हैं जितना भी आपका कंप्लीट वर्क है। और मोस्ट ऑफ द पेपर्स जब भी आप रिसर्च पेपर्स भेजते हैं किसी जर्नल या कॉन्फ्रेंस के लिए, तो उसके अंदर ये लाजमी चीज़ जो है वो मांगी जाती है, और वो है एब्स्ट्रैक्ट। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ने से ही पता चल जाता है कि जो है वो पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं। प्लस अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट को अच्छी तरह से लिखा है और बहुत ज़्यादा उसको, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट जो है वो ज़्यादातर इतना लेंदी होता नहीं है, और उसके अंदर ये चीज़ें भी देखी जाती हैं कि किस तरह से जो है वो पूरे पेपर को डिफाइन किया गया है, ताकि कोई भी अगर एब्स्ट्रैक्ट पढ़ ले तो उसको समझ में आ जाए। या जो लोग रिसर्च कर रहे होते हैं पीएचडी के लिए, और वो अ, उसमें से जो है वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ही समझ रहे कि ये पेपर हमने मज़ीद इसको पढ़ना है या नहीं, कि वो उनके एरिया में लाई कर रहा है या नहीं। तो एब्स्ट्रैक्ट जो है उसमें लाई करता है। उसके बाद सेक्शन में इंट्रोडक्शन और थीसिस स्टेटमेंट है। To state a clear overall purpose for the study, often framed in a discussion of the need the research is satisfying. To define research question or study, to give a brief background of the relevant theory and practice for your topic. अच्छा, इंट्रोडक्शन में बेसिकली ये होता है कि जिस टॉपिक को आपने सिलेक्ट किया होता है उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो जितना भी मटेरियल अभी तक आपको मिलता है या आपके टॉपिक से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने प्रोजेक्ट को लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरा कोई सोलर बेस्ड कोई प्रोजेक्ट है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैं अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। जस्ट लाइक मुझे बताना है कि सोलर की नीड क्यों है या ज़रूरत क्या है, क्या क्या चीज़ें अभी तक अवेलेबल हैं, एक ब्रीफ अंदाज में। तो वो सारा जो है वो इंट्रोडक्शन कहलाता है। इसी वजह से लिखा हुआ है एक ब्रीफ बैकग्राउंड। अच्छा, इसके अलावा जो आपके पास लिटरेचर रिव्यू है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मे बी आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए नया हो, बट यू हैव टू प्रैक्टिस। लिटरेचर रिव्यू का ये मतलब है कि टू समराइज व्हाट conclusion have been reached in the research literature and whether different writers agree or not, to highlight main issue and controversies around the problem. अब उसके अंदर क्या होता है, जो लिटरेचर रिव्यू होता है उसके अंदर ये होता है कि आप डिफरेंट जर्नल पेपर्स, डिफरेंट रिसर्च पेपर्स, डिफरेंट कॉन्फ्रेंस पेपर, आप डिफरेंट बुक्स को रीड आउट करते हैं और उस स्पेसिफाइड पॉइंट के हिसाब से रीड आउट करते हैं जो आपका
टॉपिक होता है। बिकॉज अगर आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं और उसके दौरान आपको ये बात पता चलती है कि ऐसा भी काम जो है वो पहले हो चुका है, तो जाहिर है कि आप उसको एक डिफरेंट वे में जो है वो करने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा फिर जो है वो फिर एक डिफरेंट राइटर्स के अपने अपने अंदाज होंगे। तो इस तरह से जो है वो रिसर्च प्रमोट होती है। और अगेन लिटरेचर रिव्यू करना एक बहुत क्रिटिकल काम होता है, क्योंकि सारे पेपर ढूंढना, उसके बारे में आपको जर्नल्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको डिफरेंट जो गैजेट्स हैं जैसे लाइक गूगल स्कॉलर है उसको यूज़ करना आना चाहिए। और किस तरह कौन से जर्नल हैं, उनकी कैटेगरीज क्या होती हैं, कौन से जर्नल जो है वो क्रेडिबल है, कौन सा नॉन क्रेडिबल है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके इसके अंदर लाई करती हैं। क्योंकि आप रेफरेंस भी उसी चीज़ का दे सकते हैं जो क्रेडिबल होती है। उसके अलावा जब भी आप लिटरेचर रिव्यू सर्च करते हैं तो आप पेपर्स जो है वो डाउनलोड करते हैं। और उसके बाद फिर आप डिफरेंट उसको तरीकों से अपने जो भी, जब आप टेक्स्ट उसका जब राइट अप कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आप लिखते हैं। देन मेथडोलॉजी का पार्ट है। और मेथडोलॉजी के अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लूँ कि वो सेम आपका सोलर का ही प्रोजेक्ट है और आप फॉर एग्जांपल उससे पावर जनरेट करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक फॉर एग्जांपल मैथडोलॉजी, तो मैथडोलॉजी सेक्शन में आप बताते हैं कि आपने वो कौन सा मेथड जो है वो सिलेक्ट किया है अपनी इस रिसर्च को प्रोड्यूस करने के लिए, या उसको उसके एनालिसिस के लिए। तो आप इसमें एक्सप्लेन और जस्टिफाई करते हैं। उसके बाद रिजल्ट्स का सेक्शन है। ज़ाहिर है कि जब मेथडोलॉजी आप लिखते हैं और उसके अंदर फ्लो बहुत ज़रूरी है, फ्लो चार्ट बहुत ज़रूरी है, तो फिर आप रिजल्ट का सेक्शन लिखते हैं। और रिजल्ट के सेक्शन में आप बेसिकली टू प्रेजेंट द findings of your research in an orderly manner, uh, using heading plan in your methodology or heading arising from the patterns found in the research. देन अब इशू ये है कि जो हमारी जो जितनी भी अप्लाइड रिसर्च मोस्टली होती है वो एक्सपेरिमेंट्स पे बेस कर रही होती है, या रियल डेटा जो कि एक्सपेरिमेंट पे बेस करता है। तो उसके अंदर जो है वो हम ये देखते हैं कि रिजल्ट्स हमें कोड करने पड़ते हैं। और फॉर एग्जांपल आप कोई सोलर आपने कहीं इंस्टॉल किया, तो फिर आप उसके अंदर अ, आप ये देखते हैं कि उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। हो सकता है रेडियंस का उसके अंदर इफ़ेक्ट क्या होता है। फिर इसी तरह उसके डिफरेंट जो है वो पैनल टाइप्स हैं, उनके क्या रिजल्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम रिजल्ट सेक्शन में लिखते हैं। उसके बाद आपके पास डिस्कशन का पोर्शन है। और डिस्कशन के पोर्शन में एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, टू कमेंट ऑन ट्रेंड्स फाइंडिंग एंड शो योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट योर डेटा सजेस्ट, टू हाईलाइट एनीथिंग अनएक्सपेक्टेड दैट केम अप। तो डिस्कशन में वो पॉइंट्स आप ज़रूर कोट करते हैं। उसके अलावा तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है रिसर्च पेपर का,
जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट में अच्छा, उसके बाद है कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर जो है वो बेसिकली आप टू सम अप योर फाइंडिंग्स and highlight uh, the significance of the outcomes of your study and to discuss the limitation of your study and indicate where further research is needed. कंक्लूजन में जनरली हम अपनी जितनी भी फाइंडिंग्स होते हैं उसको एक सिंपल एक समराइज वे में लिखते हैं और कुछ फ्यूचर डायरेक्शंस भी सजेस्ट करते हैं। कई पेपर्स में फ्यूचर रिकमेंडेशन का अलग हेडिंग दी जाती है और कई पेपर्स ऐसे होते हैं कि वो आप कंक्लूजन में ही सजेस्ट करते हैं। उसके बाद रेफरेंस है, जो कुछ आपने लिटरेचर रिव्यू या पूरे पेपर में आपने कोट किया है तो वो सारा आप रेफरेंसेस देते हैं, चाहे वो बुक्स का हो, वेब सोर्स का हो, और वेब सोर्स भी जो रिलायबल हो। उसके बाद फिर जो भी पेपर्स का हो, जर्नल पेपर्स, कॉन्फ्रेंस पेपर, वो सारे आप लिखते हैं। उसके बाद अपेंडिसेस हैं, अगर कुछ ऐसा डेटा या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपकी कोलैबोरेशन है तो वो वहाँ पे आप अपेंडिसेस में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन है हाउ टू राइट इट। तो ये हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो अगर आपने लिखना है तो उसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इट इज़ अ समरी ऑफ अ बॉडी, जो कि हम पहले देख चुके हैं। और बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन इट एक्सप्रेसेस द मेन क्लेम एंड आर्गुमेंट ऑफ अ पेपर। कुछ क्वेश्चंस जो अ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू राइट द एब्स्ट्रैक्ट। वो हम देखते हैं। ये चार मेजर को, व्हाई डिड यू डू दिस स्टडी और अ प्रोजेक्ट, उसको आप सिंपल लाइंस में डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट डिड यू डू एंड हाउ, कौन से मेथड्स आपने अप्लाई किए और किस तरह से किए। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई डेटा लिए तो वो आपको बताना पड़ेगा। और इसके बाद आपकी फाइंडिंग क्या निकली, और जो आपकी फाइंडिंग निकली है उसका इम्पैक्ट क्या है। जस्ट इन केस अगर आपने कोई ऐसी फाइंडिंग कर ली है जिससे एनर्जी सेविंग जो है बहुत ज़्यादा होती है, तो ये एक वैल्यूएबल एडिशन है और एक यूनिक काम है। तो ऐसे केस में आपके जो प्रोजेक्ट या और आपकी जो रिसर्च की वर्थ है वो बढ़ जाएगी। तो ये चीज़, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको वाइल डूइंग वाइल राइटिंग एब्स्ट्रैक्ट करने चाहिए। फिर इंट्रोडक्शन है। The primary purpose of an introduction is to frame the paper for its reader. It should provide a brief discussion of the topic and जो पहले मैंने डिस्कस किया कि आप जो आपका टॉपिक है उसी से रिलेटेड ज़ाहिर है कि आप इंट्रोडक्शन उसके अंदर लिखते हैं, और जो भी उससे जो थोड़ा बहुत एसोसिएशन है उसकी किसी और टॉपिक की वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट as to why the topic is worth researching or why it could be found interesting. Then, a statement of the research objectives. यानी जो आप डिफरेंट रिसर्च, जो आपकी जो रिसर्च की स्टेटमेंट है उससे कितने ज़्यादा जो है वो ये अलाइंड हैं, और उस हिसाब से आप अपना फिर ये लिखना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद स्कोप ऑफ स्टडी है, वो आप देखते हैं। और देन
एंड ओवरव्यू ऑफ द रेस्ट ऑफ द पेपर, जो लॉजिकली एक बनता है, यानी आपने पूरा वहाँ पे समरी लिखनी नहीं स्टार्ट करनी, बट एक लॉजिकली जो भी उसका ओवरव्यू है वो आपने वहाँ पे लिखना है. देन देयर इज अ पार्ट ऑफ लिटरेचर रिव्यू, और लिटरेचर रिव्यू का जो पार्ट है वो बेसिकली उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, जो अगर मैं ये बताऊं कि वो कौन से 4 क्वेश्चंस हैं जो अगर आप उनको देख के लेके चलें तो बहुत ज़्यादा आपको लिखने में आसानी होगी. The first one we have, what is the present state of knowledge regarding the topic under consideration? जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है उसके अंदर जो है वो अभी तक कितनी रिसर्च हो चुकी है. तो उसके अंदर जो है वो कितनी रिसर्च हो चुकी है, और प्रेजेंटली वो अभी जो है वो किस स्टेज पे है. तो मे बी सम टाइम ऐसा होता है, अगर अच्छा लिटरेचर रिव्यू नहीं होता तो वो आपसे मिस आउट भी हो सकता है. आपको आइडिया ही ना हो कि जो है वो आपने सही सर्चिंग ना की हो, तो मिस आउट भी हो जाएगा. इसी तरह है, हाउ आर द स्टडीज रिलेटेड टू वन वन बीइंग प्रपोज्ड, यानी जो चीज़ें आप प्रपोज कर रहे हैं वो किस तरह से जो है वो पहले तो ऐसा कोई काम नहीं किया गया, अगर तो पहले ऐसा काम हो गया है तो आप क्या जो है वो नया काम यहाँ पे कर रहे हैं, वो आपको बताना पड़ेगा. देन हाउ विल द प्रपोज स्टडी कंट्रीब्यूट द एग्जिस्टिंग लिटरेचर. मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी एग्जिस्टिंग काम को एक नए तरीके से कर लिया हो, जो भी रिसर्च ही कहलाएगी, और ज़्यादा हो सकता है एफिशिएंट वे में कर दिया हो, लेस कॉस्ट लेस जो है वो कॉस्ट में कर दिया हो. तो ये जो है वो लिटरेचर रिव्यू में आप जब देखते हैं तो फिर आपको पता चलता है. देन यू हैव द मेथडोलॉजी पार्ट, और मेथडोलॉजी के अंदर बेसिकली टू डेमोन्स्ट्रेट that you are aware of the research methods used to study the topics. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ज़ाहिर जो भी आपकी मेथडोलॉजी है वो आप तभी इसके ऊपर चीज़ें करते हैं कि जो आपको जिस टॉपिक पे आप ऑलरेडी कर रहे हैं. फिर जस्टिफाई करना कि जो आपने स्टडी की है विद एक्सपेरिमेंटल और डेटा कलेक्शन जो भी आपने की होती है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अप्लाइड साइंसेज में तकरीबन ये मैंडेटरी हो जाता है कि आपकी जो भी रिसर्च होती है उसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन ज़रूर होना चाहिए, या कोई डेटा हो, कोई एनालिसिस हो, वो मस्ट हो जाता है. उसके बाद कंक्लूजन, जो कंक्लूजन होता है वो बेसिकली रिजल्ट्स और डिस्कशंस का एक, मैं कहता हूँ, समरी होती है. क्योंकि समहाउ ऐसा होता है कि कुछ जो जब आप अपना पेपर कहीं भेजते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन से ही उसको अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या ये पेपर वर्थ वाइल है या नहीं है. देन टू आउटलाइन एनी implication or recommendation indicated by the findings. अगर कोई आपने एक स्पेसिफिक कोई इंडिकेशन की है तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे आप बता सकते हैं. रिजल्ट्स एंड डिस्कशन बता चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिजल्ट्स में बेसिकली जो भी आपके फाइंडिंग्स आई हैं और ऑन द बेसिस ऑफ डेट एक्सपेरिमेंटल डेटा और जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया था तो आप जो है वो अपने रिजल्ट लिख सकते हैं. फिर डिस्कशन है, जो भी शो यूर अंडरस्टैंडिंग व्हाट योर डेटा सजेस्ट, कि जो भी आपने डेटा आपका है, और अगर फॉर एग्जांपल एफिशिएंसी पे काम कर रहे थे और अगर एफिशिएंसी बहुत अच्छी आई है तो वो आप ये डिपेक्ट यहाँ पे करवाएंगे कि उस एफिशिएंसी के अच्छे आने का मतलब क्या है, या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं फर्दर. देन रेफरेंस का पार्ट है,
रेफरेंसेस अगेन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम किसी के काम को किसी जगह भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें उसको साइट करना ज़रूरी है, यानी उसको रेफरेंस में डालना ज़रूरी है। वरना तो प्लेजरिज्म जो है वो रिपोर्ट होता है, और हम आगे अभी देखेंगे कि प्लेजरिज्म बेसिकली है क्या। तो रेफरेंसेस में टू लिस्ट अल्फाबेटिकली ऑल द रेफरेंस मटेरियल that have been cited in the text of the report। तो जो भी आपने रेफरेंस दिए हैं वो अपनी रिपोर्ट में आप उसको साइट कर सकते हैं, और हम ये अपने अभी जो भी हम लेक्चर आगे देखेंगे उसके अंदर हम ये शो भी करेंगे। देन रेफरेंसिंग योर पेपर। रेफरेंसिंग के डिफरेंट स्टाइल्स हैं वो हम देखते हैं एंड पे इसके कि वो किस किस तरह आप रेफरेंसेस कर सकते, रेफरेंसिंग जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद अपेंडिसेस हैं टू प्रेजेंट relevant details such as letters to participant and organization, to present detail of questionnaires, surveys, and other relevant instruments that you develop for the purpose of study, to present relevant document, example report, policy, or historical डॉक्यूमेंट्स। आपने कोई भी ऐसी रिसर्च की है जिसके अंदर आपने क्वेश्चनर यूज किया है, सर्वेज यूज किए हैं, तो वो भी आप जो है वो इसके अंदर लिख सकते हैं अपेंडिसेस के पोर्शन के अंदर, क्योंकि वो रिसर्च पेपर का शायद पार्ट नहीं होंगे, तो वो अलग से आपको मेंशन करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो अपेंडिसेस में मेंशन करेंगे। तो अभी तक जितना हमने देखा वो बेसिकली हमने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर से, कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर को समझा, और फिर स्ट्रक्चर के अंदर जो फैक्टर्स फैक्टर्स जो हैं वो डिस्कस हुए थे उनको हमने वन बाय वन हमने उनको देखा कि किस तरह से वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं, और स्पेसिफिकली जो इसका पार्ट है हाउ टू राइट में, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो हमारा पार्ट था लेक्चर का, जो पार्ट वन था, वो हम यहीं तक इसको रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वी विल डिस्कस वेयर एंड हाउ डू वी बिगिन। तो ये हम अपना जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम इसको देखेंगे, और जो फर्स्ट पार्ट था वो यहाँ तक कंक्लूड होता है। थैंक यू।